नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 अध्याय 4 लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है मानचित्र। क्या है? मानचित्र, मैप। चलिए, तो मानचित्र किसे कहते हैं? ठीक है, मानचित्र का उपयोग क्या है, कितने तरह के मानचित्र होते हैं, पैमाना क्या है, पैमाना कैसे उपयोग किया जाता है, ये सारे कुछ इसमें बतलाऊंगा। चलिए, मानचित्र देखिए, आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में बताया गया है। मैंने भी क्लास लिया, आपके लिए ग्लोब बतलाया पिछले अध्याय में। ग्लोब, तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब के बारे में पिछले बार बताया था कि ग्लोब की परिभाषा है कि पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। वो क्या है? प्रतिरूप है। ठीक है, लेकिन इसकी सीमाएं होती है। ठीक है, ग्लोब की अपनी एक सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? चलिए, इस पर एक एक करके बतला रहा हूँ। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, कब उपयोगी है ग्लोब? पृथ्वी का प्रतिरूप जो है गोलाकार में, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं एक साथ, तो ग्लोब हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन अगर हम कुछ खास जगह का, पार्टिकुलर जगह का हम अध्ययन करना चाहते हैं, किसी एक महादेश का, उस महादेश में एक देश का, एक देश में एक राज्य का, जिला का, गांव का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मानचित्र अधिक उपयोगी है, न कि ग्लोब। ठीक है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना कि मानचित्र। ठीक है, मतलब ग्लोब उतना उपयोगी नहीं है। जब हम देश, राज्य, जिला, शहर के बारे में, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं रह जाता है। तो हमारे लिए उपयोगी कौन रहा होता है? उसका नाम है मानचित्र। चलिए, अब मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी का के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। मानचित्र किसे कहते हैं? देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। क्या है? चपटी सतह। चपटी सतह, क्या? चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, और मानचित्र में ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, पूर्व पश्चिम। ठीक है, किसी भी मानचित्र में मैप में ऊपर का जो होता है वो उत्तर होता है। चलिए, तो मानचित्र क्या है? मैप क्या है? मैप को हिंदी मानचित्र कहा जाता है। पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से, पैमाना क्या है आगे बतला रहा हूँ, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। मानचित्र क्या होता है? चपटा होता है। ठीक है, और ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। मतलब जिस तरह पृथ्वी है उसी तरह ग्लोब होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। जैसे एक गेंद है, ठीक है, मान लिया कि एक गेंद है, और गेंद को कितनों काट करके उसको चपटा करेंगे तो चपटा नहीं होगा। ठीक है, फुटबॉल है, फुटबॉल खेलते हैं आप लोग, तो फुटबॉल को फाड़ करके कितना भी उसको आप चपटा करेंगे, समतल करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। उसी तरह तो अब कौन उपयोगी होता है इसके लिए? तो मानचित्र ज़्यादा उपयोगी है ग्लोब की तुलना में। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। छोटे क्षेत्रों को, जगह को, और कुछ तथ्यों को भी दर्शाता है। क्या? मानचित्र छोटे क्षेत्रों और तथ्यों को। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह, देखिए, हाँ, इसमें आप लोग एटलस रखते होंगे, कई पब्लिकेशन का एटलस होता है। ठीक है, स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, ठीक है, आप रखे होंगे। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, तो उसे कहा जाता है, सभी को एटलस कहा जाता है। जब हम बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है, तब एटलस कहलाता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, मानचित्रों का समूह एटलस कहलाता है। यहाँ पर क्या है? जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है, तब वो एटलस बन जाता है या एटलस कहलाता है। ऐसा भी कह सकते हैं, मानचित्रों का समूह क्या है? मानचित्रों का समूह जो है
समूह जो है क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। ठीक है, जैसे कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है, काव्य संग्रह कहलाता है। उसी तरह मानचित्रों का संग्रह क्या कहलाता है, कहानियों का संग्रह, कहानी संग्रह होता है ना, कई कहानी होते। उपन्यास क्या होता है, कई कहानियों का संग्रह होता है। ठीक है, इसी तरह क्या है, एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। अब एटलस क्या है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग पैमाना पर होते हैं। पैमाना क्या होता है आगे बतला रहा हूँ आपको। खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों की एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। सही बात है, मानचित्रों से एक ग्लोब की तुलना में उसकी अपेक्षा हमें, उसके कंपेरिजन में हमें ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि मानचित्र दो तरह के होते हैं, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। एक तीसरा होता है जिसका नाम है थीमेटिक मानचित्र। चलिए, मानचित्र क्या है, आप दीवार पर भी लगाते होंगे, तो जाते होंगे स्टेशनरी की दुकान पर, तो कहते हैं हमको फिजिकल मानचित्र चाहिए। वो कहता होगा कौन सा मानचित्र चाहिए, कौन सा मैप चाहिए, फिजिकल, भौतिक या राजनीतिक, पॉलिटिकल। ठीक है, अब देखिए मानचित्र 3 तरह के होते हैं। अब देखिए क्या क्या है और किस किस मानचित्र में क्या क्या अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र को कहा जाता है भौतिक या उच्चावच मानचित्र। क्या कहता है, भौतिक या उच्चावच। भौतिक मानचित्र या उच्चावच मतलब भौतिक अवस्था, भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र इसे कहा जाता है। उच्चावच में क्या आता है, भौतिक या उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर सब भौतिक मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। अब आता है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या क्या आते हैं, राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों के तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। ठीक है, अब इतना जान ली, अब आ गया है। अब तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। इसमें क्या बताया जाता है, देखिए इससे कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करती है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। ज्योग्राफी किताब में देखे होंगे आगे कि क्या है, उद्योगों का विवरण होता है, वर्षा का विवरण होता है, वनों का विवरण होता है। तो जो मैप होता है इस तरह के इसको कहा था थीमेटिक मानचित्र होता है, सड़क का मानचित्र। ठीक है, जैसे युद्ध में सेना लोग भी यूज करता है इस तरह के मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। जासूस लोग भी यूज करता है सड़क मानचित्र। मकान कहाँ आपको बना देगा, ऐसे ऐसे जाना है, कहाँ सड़क है, कहाँ से मुड़ना है, तो उसको कहा था थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, जिसमें सड़क, वर्षा ऐसा का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, और ये जो मानचित्र है तो इसके घटक क्या, कौन कौन से घटक आवश्यक है, तो इसके 3 घटक होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। क्या क्या इसमें आवश्यक है घटक, मतलब कि इसके बिना मानचित्र अधूरा होगा। क्या, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी कितनी है, किस दिशा में, जब किस दिशा का उस पर उल्लेख नहीं होगा तो कहेगा कि 10 किलोमीटर। अब पूरब जाएंगे या पश्चिम जाएंगे, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम जाएंगे तो कोई पता नहीं है। इसलिए दूरी दर्शाना, दूरी के बाद दिशा आवश्यक है, तो फिर आप पता ही नहीं चलेगा किस दिशा में जाना है। उसके बाद प्रतीक। ठीक है, सब मंदिर का प्रतीक होता है, मस्जिद का प्रतीक, नदी का प्रतीक, सभी का प्रतीक दर्शाया जाता है उस पर। ठीक है, चलिए, हाँ, राज्य का सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सभी का प्रतीक होता है, उससे दर्शाया जाता है। 3 जो है घटक है, कंपोनेंट्स है, इसके बिना नहीं बनेंगे आपको मानचित्र। ठीक है, ये मानचित्र बनाने के लिए ये 3 आवश्यक है, नेसेसरी है। चलिए अब क्या है, तो पहला देखते हैं दूरी। ठीक है, दूरी देखिए, मानचित्र एक आरेखन होता है। क्या होता है, एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज पर एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, वो आरेखन कहलाता है। ठीक है, एक पेज पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, वो आरेखन कहलाता है कि छोटे कागज के पन्ने पर दर्शाता है, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतने सावधानी से छोटा
किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, ठीक है। उसमें एक पैमाना लिया जाता है, औसत लिया जाता है, तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है। इसे आप 9th क्लास में ग्राफ बनाना होता है, 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में मैथमेटिक्स में, तो क्या कहते लेते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इस तरह, तो वही पैमाना कहलाता है, वही स्केल कहलाता है, ठीक है। कितना स्केल लेना है, ठीक है। तो बड़ी दूरी के लिए एक छोटा स्केल लिया जाता है, एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता हो, इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना, क्या है, पैमाना चुना जाता है। तो पैमाना क्या है, स्थल पर वास्तविक दूरी बटे मानचित्र पर दिखाई गई दूरी पैमाना कहलाता है, ठीक है। पैमाना स्थल दिया भी है नीचे। पैमाना जो है क्या है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। क्या है, अनुपात है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, जिससे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी को व्यक्त किया गया है। 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, ठीक है। देखिए कहाँ 10 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर, इस तरह ही आप लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेपर आप एग्जाम में हुआ तो एक ग्राफ पेपर दिया था मैथमेटिक्स के पेपर में, ठीक है। इस तरह ही आप उस पर दर्शाते हैं, 10 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। उसे पैमाना कहा था, उसको वहाँ स्केल कहते हैं आप। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है और इस सभी पर लागू होता है। आपके रेखाचित्र का पैमाना क्या है, अब देखिए पैमाना क्या है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यही आपका पैमाना है, ठीक है। स्थल पर वास्तविक दूरी अपॉन मानचित्र पर दिखाई गई दूरी पैमाना कहलाता है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब पैमाना से नहीं दर्शाएंगे पैमाना से, तो मानचित्र आपका अच्छा नहीं लगेगा, सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी उससे। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे नीचे लिखा है पैमाना की 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, और मानचित्र पर दिया गया है कि ए से बी की दूरी जो है, ए से बी की दूरी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर ए से बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन पैमाना में दिया गया है क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो इसे 5 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल दूरी 25 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 25 किलोमीटर यही है। चलिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। क्या, छोटे पैमाना का। देखिए छोटे पैमाने का इसलिए उपयोग करते हैं कि देखिए इस तरह से याद रखें, जब बड़े महाद्वीपों को, बड़े जगहों को, बड़े देशों को, बड़ी नदियाँ को, बड़े महासागर को दिखलाना हो छोटे कागज़ पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर छोटे पैमाने का यूज करेंगे, छोटे पैमाने का, ठीक है। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल 500 किलोमीटर को दर्शाना है, तो इसके लिए छोटे पैमाने का यूज करते हैं, बड़े पैमाने का नहीं। जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखलाना होता है, तब बड़े पैमाना, ठीक है। देखिए इस तरह से याद रखें, जब बड़े को दिखलाना हो कागज़ पे तो क्या करेंगे, छोटे पैमाना। जब छोटे को कागज़ पर दिखलाना होगा तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। 500 मीटर की दूरी मानचित्र को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाना कहा जाता है, क्योंकि 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दिखलाया गया है, ठीक है। 500 मीटर है, यहाँ 500 किलोमीटर है, तो पैमाना छोटा, यहाँ पैमाना बड़ा। इस तरह से यहाँ देखें, यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी जो है उसको वो किसने दूरी को व्यक्त करता है, 500 किलोमीटर की दूरी को व्यक्त करता है, इस तरह समझे, इसलिए पैमाना छोटा है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ 500 मीटर की दूरी को व्यक्त करता है 5 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर जो है 500 मीटर की दूरी को व्यक्त करता है, इसलिए पैमाना बड़ा है, ठीक है, पैमाना बड़ा है।
चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप दूसरे पेज पर देखें, यही मैप दिया गया है, यही है थीमेटिक मैप है। क्या है? थीमेटिक। यहाँ देखें है ना आप, ये थीमेटिक मानचित्र है। इसमें प्रतीकों का यूज़ किया आता है। देखिए ये कुआं है, पेड़ है, खेल का मैदान है, विद्यालय है, पीओ है, पोस्ट ऑफिस है, सामुदायिक केंद्र है। ठीक है, तो ये पैमाना लिया गया है। ये क्या है? पैमाना। यहाँ देखें, इस तरह जब आप ग्राफ पेपर बनाते हैं तो इस तरह नीचे में आपको लिखना पड़ता है 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, जो भी पैमाना आप लेते हैं। 9th-10th में ग्राफ पेपर बनाना होता है। क्वेश्चन आता है आपको एग्जामिनेशन पेपर में भी एक अलग ग्राफ पेपर दिया आता है, फिर उसमें पिनअप किया आता है मेन पेपर के साथ। ठीक है, यही पैमाना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं दिशा। सेकेंड क्या था? दिशा। 3 घटक बताया गया था कि थीमेटिक मानचित्र के लिए 3 घटक होना चाहिए, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी बता दिए, अब दिशा देखते हैं। अब तीसरा होगा प्रतीक। देखें, अधिकतर मानचित्रों पर ऊपर दाहिनी तरफ का तीर का निशान लगा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर उत्तर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। समझिए, आपकी किताब में भी कोई मानचित्र होगा तो उसका ऊपरी हिस्सा जो होगा उत्तर ही होगा। ठीक है, आप मानचित्र आप दीवार पर लगाते बड़ा मानचित्र, या किताब में किसी पन्ने पर छोटा या बड़ा जो मानचित्र होगा तो ऊपर का जो हिस्सा होगा उत्तर ही होता है। उससे एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। ठीक है, उत्तर दिशा ही होगा। उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। एक दिशा का पता लगाना आवश्यक है कि उत्तर की तरफ खड़े होंगे तो दाहिना हाथ कहाँ जाएगा? पूर्व जाएगा, बायां हाथ पश्चिम जाएगा, और आपका पीठ का जो हिस्सा होगा वो दक्षिण की तरफ जाएगा। कोई एक दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रधान मध्य बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? 4 दिशाओं, 4 मुख्य दिशा, 4 मुख्य दिशाओं से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया जाता है। ये प्रधान दिग् बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दिग् बिंदु, प्रधान दिग् बिंदु। चलिए, और बीच में होता है कि देखिए ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये क्या हो गया? प्रधान दिग् बिंदु हो गया। और बीच में है जैसे कि उत्तर पूर्व, जैसे भारत में भी एक हिस्सा है उत्तर पूर्व, जहाँ भी 3 राज्यों में चुनाव हुआ है। अब करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं, है ना। उसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है। एक सिक्किम है, उसको मिला दिया जाए तो 8 हो आता है। उत्तर पूर्व कहाँ है? तो भारत के इस हिस्से में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, इसलिए उसे उत्तर पूर्व का राज्य कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। एक ट्रेन भी चलता है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, आनंद विहार से नॉर्थ ईस्ट के लिए। चलिए, ठीक है, तो इसे प्रधान दिग् बिंदु कहा था। और बीच के 4 दिशाएं होती है, और बीच के कहाँ? ये बीच के 4 दिशा हैं। ये तो होंगे प्रधान दिशा हो गया, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हो गया प्रधान दिशा हो गया, बीच का हो गया उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्या तो इसे कहा जाता है क्या? 4 दिशाएं। देखें अब बीच के 4 दिशा है। क्या है? बीच के 4 दिशा है, बीच के 4 दिशा है। ठीक, ध्यान से देखें। आगे तो आप काम आगे ये न सोचे कि 6ठी क्लास का ज्योग्राफी है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण उत्तर पश्चिम। ठीक है, 4 हो गया। बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। क्या है? सही। यहाँ उत्तर है, और दोनों के बीच में बीच वाली जो दिशा है, इसी से किसी जगह का सही स्थिति पता लगाया जाएगा। ठीक है, किस दिशा में है, उत्तर से कितना, दक्षिण से कितना। ठीक है, चित्र को इसमें दिखाया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र, खेल के मैदान की दिशा, दुकानों की से विद्यालय की दिशा, इसमें मैप में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टर पाते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। ठीक है, यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई, पहले क्या होता था, जहाज की पर लोग यात्रा करते थे तो एक चुंबकीय सुई लेके चलते थे, क्योंकि समुद्र में दिशा का पता लगाना कठिन कार्य हुआ करता। तो सूर्य और चंद्रमा से वो दिशा का पता लगाते थे। तो बाद में
तो उससे भी समस्या होती थी, तो दिक् सूचक लेके चलते थे। तो वो जो चुंबकीय सुई होता है उसका एक सुई जो है उत्तर दिशा को दर्शाता है, तो वहीं से दिशा का सही पता लगाते थे नाविक लोग और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते थे। अब है तीसरा क्या है, प्रतीक। यहाँ देखें, ये देखें, यहाँ देखिए आप, पहला है दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा और अंतिम प्रतीक। क्या है ये, मानचित्र के 3 महत्वपूर्ण घटक, इसके बिना मानचित्र अधूरा होगा। चलिए देखिए, प्रतीक है। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक जो है, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरी या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। अब देखिए, एक कागज़ पर एक मंदिर को वास्तविक रूप में दिखला सकते हैं, संभव नहीं है, तो उसके लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक प्रतीक का उपयोग किया, ठीक है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी हमें क्या करता है, प्रदान करता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप इस क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, देखिए जैसे आप चले गए किसी क्षेत्र, जैसे आप दक्षिण भारत में ही चले जाएंगे, तमिल तेलुगु नहीं जानते हैं, तो आपको कम्युनिकेट करने में आपको समस्या आएगी। लेकिन आपके पास एक ऐसा मानचित्र है कि वहाँ जाना है तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के मानचित्र रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है यहाँ। ठीक है, इससे होता था पहले स्काउट गाइड का ट्रेनिंग, ठीक है, एनसीसी का ट्रेनिंग, तो उसमें भी स्कूली बच्चे जब ट्रेनिंग लेते हैं स्काउट गाइड या एनसीसी के, तो उस समय भी इस सब के बारे में बतलाया जाता है, इस सब के बारे में उसे जांच परखा जाता है। ठीक है, और सेना में जाने पर तो इस सब के बारे में बतलाया ही जाता है क्या है, वहाँ भी काम आता है ये सब, इस तरह के मैप, थीमेटिकल मैप। ठीक है, चलिए, अगर आप इस क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, आप किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप इन मानचित्र चित्रों की सहायता से समझ सकते हैं। क्या ये क्या है, बड़ी रेलवे लाइन है, यह मीटर गेज कहा था, मीटर गेज है ये। ठीक है, और यह रेलवे स्टेशन, ठीक है, इस तरह का, तो आप समझ जाएंगे रेलवे स्टेशन है। जैसे इस तरह का है तो आप समझ जाएंगे बड़ी लाइन है, ये मीटर गेज है। देखिए यह है पक्की सड़क, ठीक है, यह पक्की सड़क, और देखिए यह है कच्ची सड़क, जैसे ऐसे ऐसे रफ स्केच खींचते हैं तो ये कच्ची सड़क है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और राज्य की सीमा है और जिला की सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मोटी, थिकनेस ज़्यादा होता है उसका, उसके बाद कम थिकनेस है राज्य की सीमा, उसके बाद डॉट डैश 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 ये जिला की सीमा। ये हो गया नदी, ये हो गया कुआं, ये हो गया तालाब, ये नहर। जैसे नदी से क्या है, नदी की एक शाखा निकाली जाती है, तो इस तरह से बना दिया गया, ये नदी है, यहाँ से एक नहर निकाला गया है, यह पुल है। ठीक है, एक मंदिर है और एक गिरजाघर है, मस्जिद है और ये छतरी है। ये पोस्ट ऑफिस पीओ, ये पोस्ट ऑफिस एवं टेलीग्राफ ऑफिस है। ठीक है, ये पीएस पुलिस स्टेशन है, पीएस। ठीक है, ये बस्ती है, एक कब्रिस्तान है, ये पेड़ है और ये घास के मैदान है, घास है। तो इस तरह के संकेत रहेंगे। चलिए, इसके द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, ये भाषा विश्वव्यापी भाषा, सर्वमान्य भाषा है, विश्वव्यापी भाषा है, सभी जगह पूरे विश्व में इसके लिए इसी तरह के आपको इंडिकेशन का, चित्रों का प्रयोग किया था। बड़ी लाइन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए, तो ये विश्वव्यापी है, सर्वमान्य है। ठीक है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, तो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति है, एक रूल है। ठीक है, सभी देशों में इस तरह का ही उपयोग किया जाएगा, तालाब के लिए तो नदी के लिए। ठीक है, चलिए अब क्या है ये, देखिए ये इसके बारे में बताइए, ये भी थीमेटिकल मानचित्र है। ये क्या है, यहाँ देखिए, अगर यहाँ दिया गया है ये RS है तो क्या है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। ये बड़ी लाइन है, ये क्या है, ये बड़ी लाइन है। ये है मीटर गेज की लाइन है। ये बसंतपुर, ये बस्ती है। ये क्या है, ये गिरजाघर है। ठीक है, तो यही सब दिया गया है, बतलाया गया है, तो यहाँ आपको पहचाना। ये मंदिर है, विद्यालय है, ये चर्च है। ठीक है, ये कब्रिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए, प्रतीक कहे जाते हैं कुछ रूढ़
प्रतीक चित्र 4.3, 4.3 कहाँ है? 4.3 यही है 4.3, ठीक है। 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसके उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नीले रंग का उपयोग किया जाता है जलाशयों के लिए, समुद्र को दिखलाने के लिए, नदी पानी दिखलाने के लिए। भूरे रंग का उपयोग किया जाता है पर्वतों के लिए, भूरे रंग का उपयोग किया जाता है। नीले रंग का उपयोग किया जाता है पठारों के लिए, पर्वत के लिए भूरा रंग और पठार के लिए नीला रंग। हरे रंग का उपयोग किया जाता है मैदानों के लिए। मैदान क्या होता है? हरा भरा होता है, इसलिए पेड़ पौधे पत्तियाँ हरी होती है, इसलिए हरे रंग का उपयोग मैदानों के लिए। पर्वतों के लिए भूरा रंग, पठारों के लिए पीला रंग, नीला रंग जलाशयों के लिए। अब देखिए, अब रेखा चित्र आते हैं। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र देखिए आप, ठीक है। रेखा चित्र, रेखा एक आरेखन है। क्या है? एक रेखा चित्र क्या है? एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न हो करके, अब देखिए, ये पैमाने पर आधारित न होने कहते हैं रफ स्केच आरेखन, ठीक है। उसके लिए कोई पैमाना की रफ के लिए रफ स्केच के लिए कोई पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई स्केल की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ खींच दिया आता है, ड्रॉ कर दिया आता है एक पेज पर। रेखा चित्र एक क्या है? आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न हो करके याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। इससे कोई किसी को जाना है, मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, मैं कहीं मिला उससे, मैं बोलूँगा, मैं अपना एड्रेस दूंगा, जैसे पटना का दिल्ली का मुखर्जी नगर है, मैं एड्रेस बताऊँगा, उसे बताऊँगा कि मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर से आप अग्रवाल सूर्य के पास उतरना है, वहाँ से दाएँ मुड़ जाना है पूर्व की ओर, ठीक है। नेहरू विहार होता है, नेहरू विहार में आना है, फिर आगे आप गांधी विहार है या आपको इंदिरा विकास विहार है। तो इस तरह जैसे अब पटना में भी तो महेंद्रू का अगल बगल का एड्रेस बता सकते हैं। तो इसके लिए पैमाने की आवश्यकता नहीं है, सी आप ड्रा कर देंगे उत्तर दक्षिण दाएं बाएं, आप बता देंगे कि यहाँ पर मंदिर है, यहाँ से दाएं मुड़ना है, यहाँ पर हैंड पंप है, यहाँ से बाएं मुड़ना है। तो कहलाता है रेखांकन, कहलाता है, आधारित होता है। जो कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखलाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की आवश्यकता नहीं होती कि सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा चित्र। चलिए, इसलिए बताया गया है नदी तालाब इस सब के बारे में। चलिए पुलिस स्टेशन पर, चलिए आगे देखते हैं। अब कहते हैं वो है रेखा चित्र। अब देखिए खाका। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाना खींचा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो रेखा चित्र है। और क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया एक रेखा चित्र खाका कहलाता है। रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े बड़े पैमाने वाले एक मान रेखा चित्र खींचते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? खाका, ठीक है। खाका क्या है? एक छोटे से क्षेत्र को, जैसे कोई कमरा है, रूम है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई दिखलानी है। तो छोटे से चित्र को एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। चलिए इतना ही इसमें, ठीक है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देख लें आप। क्या है? वृक्षों के वितरण को दिखलाने वाला मानचित्र क्या कहलाते हैं? चलिए तो आप लोग देखिए क्या कहलाता है। आपने बताया कि थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। मानचित्र 3 तरह के होते हैं, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या दिखलाया जाता है? आपके नदी, पठार, पहाड़, ये सब भौतिक मानचित्र में दिखलाए जाते हैं। राजनीतिक मानचित्र में राज्य, उसकी सीमा, राजनीतिक मानचित्र में दिखलाए जाते हैं, ठीक है। और वृक्षों का विवरण, वर्षा का विवरण, ठीक है, तो उसे दिखलाया जाता है थीमेटिक मानचित्र में। किसमें? थीमेटिक मानचित्र में। चलिए आगे, नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखलाने में क्या आता है? तो जलाशय को दिखलाने में क्या आता है, क्योंकि जलाशय को, क्योंकि जलाशय जो है नीला दिखता है,
पानी जो है नीला दिखता है। तो नीले रंग के उपयोग किया आता है जलाशयों को दिखलाने के लिए, ठीक है। और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे पृथ्वी को क्या लगता है, हरा दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है, नीला दिखता है, क्योंकि जलाशय पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है, जलाशय है, इसलिए पृथ्वी भी नीला दिखता है। चलिए आगे है, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए, नाम है दिक्सूचक। देखिए दिक्सूचक प्रतीकों को दिखलाने के लिए नहीं, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो क्या है, मुख्य दिशा का नाम है दिक्सूचक, तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। इसकी एक सुई उत्तर की तरफ होती है, यही उत्तर दिशा को दर्शाता है। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए नहीं, मानचित्र के लिए रेखा आवश्यक है, पैमाना आवश्यक है मानचित्रों के लिए, ठीक है। तो अब पैमाना होता क्या है, लास्ट में बता देता हूँ। पैमाना क्या होता है कि स्थल पर वास्तविक दूरी, देखिए पैमाना मतलब होता है स्थल पर वास्तविक दूरी, स्थल पर वास्तविक दूरी बटे क्या होता है, मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, यही अनुपात कहलाता है, पैमाना कहलाता है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सेशन कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कोई क्वेरी हुई तो वहाँ कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा। इसके साथ साथ कल होली है, आप सभी देशवासियों को, समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार है। इसमें दुश्मन से भी गले लगाया जाता है, रंग गुलाल लगाया जाता है, सब कुछ भुला करके। कहा गया, एक कविता बचपन में पढ़ा था, आज न कोई राजा रानी, आज न कोई पंडित ज्ञानी, ठीक है। सभी इस दिन एक होते, एक समान होते, कोई भेदभाव नहीं। तो धन्यवाद, जय हिंद।